नागरिक शास्त्र का समाधान जो बोर्ड परीक्षा के लिए आपकी एक अहम भूमिका निभाएगा। तो बोर्ड परीक्षा में अब यूट्यूब से ही करें बोर्ड परीक्षा की तैयारी। संक्षेप में लिखेंगे हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। तो जो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी के जो प्रश्न बनते हैं उनके आंसर हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। तो साथियों, हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीक़ों के बारे में बताना है। तो हमें बोर्ड परीक्षा में अपनी कॉपी पर कैसे लिखना है, क्या हेडिंग डालनी है, उसका आंसर कैसे लिखना है, वह सब कुछ सटीक रूप से इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो इसका उत्तर होगा आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से रूप हैं? शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। नंबर 2, सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। नंबर 3, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। नंबर 4, राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। अब हम प्रत्येक डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली डेफिनेशन है कि जो शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण अमेरिका व भारत है। यहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानून की जांच करके उन पर नियंत्रण रखती है। तो साथियों, इसमें समझने के लिए मुख्य बिंदु हैं कि न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों की जांच करके उन पर नियंत्रण रखती है। दूसरा आता है सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। तो इसमें पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। इस सत्ता के बंटवारे वाले देशों में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी काम करती हैं। इनके बीच सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है जिससे विभिन्न सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर तनाव ना हो। तीसरा है
विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो इसके अंतर्गत कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग न समझने लगें। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। चौथा है राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। तो इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के साथ आती जाती रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूरों जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण है। वहाँ 2 राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, तथा दबाव समूह चुनावों के समय व चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। तो ये रहा हमारा पहले प्रश्न का आंसर, जिसमें दिया गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके। तो इस प्रकार से हम पहले प्रश्न को हल कर सकते हैं, और इसकी जो 4 हेडिंग हैं, तो उस हेडिंग को डाल करके हम बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न हल कर सकते हैं। फिर आता है दूसरा प्रश्न। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। तो इसमें हमें सत्ता की हिस्सेदारी का उदाहरण दे करके एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताना है। तो इसका उत्तर, भारत में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो इसका पहला युक्तिपरक कारण है जो हम इस प्रकार से समझेंगे। भारत एक घनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप से कर दिया गया है, जिससे ये सरकारें बिना झगड़े देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर शासन कर सकें। तो ये तो हो गया युक्तिपरक कारण। दूसरा है नैतिक कारण। तो नैतिक कारण क्या है? नैतिक कारण, लोकतंत्रीय देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकारों का वर्गीकरण कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न आता है कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें। ऐसा भी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि जो आपने जी अध्याय पढ़ा है, इस पढ़ने के बाद 3 छात्र निकल कर के आते हैं। उन्होंने इस अध्याय के बारे में अलग अलग निष्कर्ष निकाले हैं
तो आप उन तीनों छात्रों में किसके साथ सहमत हैं? तो उसका जवाब हमें 50 शब्दों में लिखना है। तो इसमें पहला छात्र आता है थम्मन। तो थम्मन का जो निष्कर्ष है उसका क्या है? उसका निष्कर्ष यह है कि जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। दूसरा है मथाई। इसका जो जवाब है उसका यह है कि सत्ता की साझेदारी सिर्फ देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। तीसरा छात्र है हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। तो हमें इसमें तीनों छात्रों को छांट करके हम किसके साथ हैं वह हमें आंसर देना है। तो उसका उत्तर होगा कि हम ऊसेप के निष्कर्ष से सहमत हैं। हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो, क्योंकि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे में रहें। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर। चौथा प्रश्न आता है कि बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चडेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखें। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि स्कूलों में फ्रेंच पर लगी रोक को सही बताना बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है। बेल्जियम में जो व्यवस्था अपनाई गई उसमें सभी भाषाओं के लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। इसलिए स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से फ्रेंच भाषी लोगों की भावनाओं का हनन होता है। तो यह रहा हमारे चौथे प्रश्न का आंसर। अब आता है पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न क्या बोलता है कि नीचे दिए गए उद्धरण को गौर से पढ़ें और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। तो इसका हमें उत्तर देना है। इस उद्धरण में बताया गया कि पंचायतों के स्तर पर सत्ता को बंटवारा जरूरी है, क्योंकि इससे
भ्रष्टाचार कम होगा तथा प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी। पंचायतों के अधीन जब आम लोग स्वयं अपने लिए विकास की योजनाएं बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे तो भ्रष्ट बिचौलियों को समाप्त किया जा सकता है। जब स्थानीय लोग स्वयं योजनाएं बनाएंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा, क्योंकि किसी स्थान विशेष की समस्याएं वहां के लोग भली भांति समझते हैं। इस प्रकार विकास करने के लिए जरूरी है कि पंचायतों को अधिकार सौंपे जाएं, जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत हो। छठवां प्रश्न आता है कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हैं, उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, पक्षपात का अंदेशा कम करती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, विविधताओं को अपने में समेट लेती है, अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है। तो इसका उत्तर होगा सा, का, खा, घा, जा। इसके सही हैं का, निश्चित समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, खा, पक्षपात का अंदेशा कम करती है, घा, विविधताओं को अपने में समेट लेती है, और चा, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। इसका और छा दोनों छोड़ देते हैं। सातवां प्रश्न है कि बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। तो पहला है का, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। सरकार की नीतियों ने सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। गा, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर दिए। श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन से सही हैं? तो इसका सही होगा का, खा, गा और घा, का, खा और घा, गा और घा, खा, गा और घा। उत्तर में आ जाएगा माँ, का, खा, घा। का, खा और घा जी सही आंसर में आ जाएगा।